सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी पहली कहानी की तरफ। टीवी चैनल में रिपोर्टर विपुल जब एक दिन इस विषय पर डिबेट शो को होस्ट करता है जिसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, वैज्ञानिक और धार्मिक गुरु आदि भाग लेते हैं, तो भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया को जानने की उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है और वो हॉन्टेड जगहों की खोज करना शुरू कर देता है। उसका एक दोस्त उसे ऐसे ही एक हॉन्टेड हाउस के बारे में बताता है। विपुल वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन उसका यह फैसला उस समय बहुत ही खतरनाक हो जाता है जब पुल चल नदी में नहाएंगे। आदित्य, जिसकी उम्र मुश्किल से 13-14 साल की होगी, उसने अपने हमउम्र दोस्त विपुल से कहा। आदि मन तो मेरा भी कर रहा है, विपुल ने खुशी से चहकते हुए कहा, लेकिन यार माँ नहीं मानेगी। ये सुनकर आदि उदास हो गया था। अगर हम माँ को नहीं बताएं और चुपचाप रहें तो काम बन सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम जल्दी आ जाएंगे। तुझे पता ही है ना मुझे वो जगह कितना पसंद है। ना बाबा ना, विपुल ने मना तो कर दिया, लेकिन उसका मन फिर भी कर रहा था। वो भी नदी में ही खोया हुआ था। चलना विपुल, कुछ बहाना बना देंगे। आदि ने जोर दिया तो विपुल तैयार हो गया और कुछ देर बाद दोनों अपनी साइकिल से गांव के बाहर नदी किनारे पहुंच गए। आज तो मजा आ गया विपुल, तुझे तो मालूम है ना ये जगह मुझे कितनी पसंद है। आदि ने पानी से सिर निकालकर कहा। हाँ आदि, लेकिन हमारे अलावा यहाँ पर गांव का कोई आदमी यहाँ पर नहीं आता। यहाँ कई सारे हादसे हो चुके हैं, पता है ना। अगर माँ को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ जाएगी। चल अब आगे ज़्यादा मत जा, आगे पानी गहरा है। विपुल ने आदि को पानी में आगे जाता हुआ देखकर चेतावनी दी। दोनों ही किसी कुशल तैराक की तरह तैरने का मजा ले ही रहे थे कि अचानक आदि का सर पानी में कहीं गायब हो गया। विपुल गुस्से से चिल्लाया, आदि मजाक मत कर, मैं जानता हूँ तू बहुत बड़े तैराक है, पर मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। चल जल्दी बाहर आ। विपुल ने आदि की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहा। अचानक पानी में जोर की हलचल हुई और पानी में आदि के सर की जगह पर आदि के 2 हाथ ऊपर की ओर दिखाई दिए। विपुल एकदम से घबरा गया और तेजी से आदि की ओर तैरने लगा। उसके पास पहुंचकर उसने अंदर गोता लगाया। आदि को उसने नीचे की ओर जाते देखा तो आदि का हाथ पकड़कर तैरते हुए वो जैसे तैसे करके नदी के किनारे तक पहुंचा। विपुल की खुद की हालत ही खराब हो रही थी, लेकिन उसको आदि की हालत देखकर और ज्यादा डर लग रहा था। आदि के फेफड़ों में काफी पानी भर गया था। घबराहट के कारण विपुल की आंखों से आंसू से आने लगे थे और अब उसे अपनी आंखों के सामने भी अंधेरा छाता हुआ महसूस हो रहा था। उसने किसी को मदद के लिए आवाज देने की भी ताकत नहीं थी। अब होश खोने से पहले उसने बस ये आवाज सुनी, वो रहे दोनों। आदि ने आंख खोली तो वो अपने घर पर बिस्तर पे था। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। माँ को उसने अपनी ओर देखता हुआ पाया। विपुल कहाँ है? भगवान का शुक्र है तुम ठीक हो बेटा। विपुल भी ठीक है। शुक्र है गफूर चाचा ने तुम लोगों को उधर जाते हुए देख लिया और कुछ लोगों की मदद से यहाँ ले आए। तुम लोगों को 1000 बार मना करा है उधर जाने से, पर सुनते कहाँ हो। अब उधर झांकना भी मत, वो जगह बहुत खतरनाक है। माँ, विपुल ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं सच कहता हूँ मुझे नहीं पता मैं कैसे डूब गया। मुझे नहीं पता मैं कैसे डूब गया? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़कर नीचे खींच लिया हो। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगर विपुल नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता माँ। उसका मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान है। पता नहीं मैं कभी ये भूल भी सकूंगा या नहीं। मैंने कहा ना, अब उधर भूल कर ही मत जाना। चल अब तू आराम कर, ठीक है? क्या भूत होते हैं? आपने भी ये सवाल पूछा ही होगा या आपसे किसी ने पूछा होगा।
बचपन में बहुत सारे किस्से सुने होंगे, जैसे मेरे दादाजी ने भूत से लड़ाई करी थी, उनके पैर उल्टे थे, भूत शमशान में रहते हैं, जो समय से पहले मर जाता है वो भूत बन जाता है। टीवी चैनल भारत में रिपोर्टर विपुल इस समय डिबेट शो को होस्ट करते हुए दर्शकों को संबोधित कर रहा था। राजनगर के मीडिया रूम में उस दिन एक अनोखे और अलौकिक विषय पर बहस का आयोजन किया गया था। क्या भूत होते हैं? आत्मा का अस्तित्व होता है? एंकर और रिपोर्टर विपुल शुक्ला की आवाज ने जैसे दर्शकों को टीवी से बांध दिया था। लोग आज टीवी से चिपके हुए थे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए पैरानॉर्मल विशेषज्ञ अधीर गांगुली जी और डॉक्टर समीर टंडन, धर्माचार्य स्वामी प्रभुनाथ जी हमारे साथ इस बहस में भाग लेंगे। सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विपुल ने शो शुरू करा। सबसे पहले स्वामी जी आप बताएं, धर्म और अध्यात्म क्या कहता है? क्या आत्माएं होती हैं? स्वामी जी ने बोलना शुरू करा। इस रहस्य को विज्ञान कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि विज्ञान मशीनी उपकरणों के माध्यम से चेतना को जानने का प्रयास करता है, जबकि यह चेतनाएं जिस एकमात्र उपकरण के माध्यम से जानी जा सकती है वो है मनुष्य का शरीर। हमारा भौतिक शरीर, जिसे स्थूल शरीर भी कहा जाता है, कई शरीरों का संग्रहित रूप है। हमारे शरीर के भीतर अन्य शरीर की परतें होती हैं। इन शरीरों को सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मनस शरीर, आत्मिक शरीर और ब्रह्म शरीर कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में भूत प्रेत का नाम दिया जाता है या समझा जाता है। वास्तविक रूप में ये मनुष्य का सूक्ष्म रूप होता है। डॉक्टर समीर टंडन, स्वामी जी की बात से आप कितना सहमत हैं? विपुल ने डॉक्टर समीर टंडन से पूछा। डॉक्टर ने जवाब दिया, देखिए, वास्तव में भूत प्रेतों की बातें मनगढ़ंत है। भूत प्रेतों पर शोध करने वाले भी पर्याप्त प्रमाण नहीं जुटा सकते हैं। हैरी प्राइस नामक व्यक्ति, जिसने साल 1940 में पुस्तक द मोस्ट हॉन्टेड हाउस इन इंग्लैंड लिखी थी, जो इंग्लैंड के सर्वाधिक भूतग्रस्त मकान के बारे में थी, वे लगातार 40 वर्षों तक भूत प्रेतों का अस्तित्व ढूंढने का प्रयास करता रहा। उसने कई प्रमाण देने की कोशिश भी करी, जो बाद में बस जालसाजी के सबूत साबित हुए। डॉक्टर टंडन ने तो भूत के अस्तित्व को सिरे से मना कर रहे हैं। आइए जानते हैं पैरानॉर्मल स्टडी के जानकार अधीर गांगुली क्या कहते हैं इस पर। अधीर गांगुली विपुल की ओर देखते हुए मुस्कुराए और बोले, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट मानते हैं कि भूत प्रेत अशरीरी होते हैं, यानी उनका शरीर भौतिक नहीं होता है। इसीलिए भूत प्रेतों को जीवित इंसानों की दुनिया में किसी तरह की हरकत करने के लिए भौतिक शरीर और माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम के वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि भूत प्रेत किसी को मौत दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। स्वामी जी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, अगर धर्म ग्रंथों और पुराणों की माने तो मौत और जिंदगी के बीच एक गहरा रहस्य है। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाले शरीर का इंतजार करना होता है। अगर किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु होती है तो उसे बिना शरीर के भटकते रहना पड़ता है जब तक उसकी आयु पूर्ण नहीं हो जाती। गांगुली जी आप क्या कहते हैं? विपुल ने अधीर की ओर देखते हुए पूछा। स्वामी जी, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। कुछ साल पहले मुझे आधी रात को एक आदमी का कॉल आया। वो बहुत ही थके हुए थे और परेशान लग रहे थे। राजस्थान के रहने वाले व्यक्ति थे वे आदमी बहुत ही अजीब समस्या से परेशान थे। वो अपने भतीजे को करीब 1 सप्ताह से कुछ खिला नहीं पा रहे थे। उनके मुताबिक जब भी कोई बच्चे के सामने खाना लाता तो खाने के बर्तन उड़कर दीवार से चिपक जाते, जबकि वहां कोई नजर नहीं आता था। आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ना तो कोई उसका यकीन करता था और ना ही उनकी परेशानी को समझता था। हर कोई ऐसी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाने लगता था। हमने उनसे वीडियो साक्ष्य देने के लिए कहा। जब हमने वीडियो देखा तो पाया कि कुर्सी और चप्पलें बिना किसी के छुए अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर चली आती थी। जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने अजीब तरीके से तीसरे व्यक्ति के तौर पर बात करी। उसने ये भी कहा कि दवाइयां उसे ठीक नहीं कर सकती। पूरी दुनिया में पैरानॉर्मल टीम इस प्रकार की स्टडी कर रही है।
और काफ़ी सारे साक्ष्य भी मिल रहे हैं। शो को काफ़ी बढ़िया टीआरपी मिल रही थी। हालांकि उसका खुद का मानना था कि भूत प्रेत सब अंधविश्वास है। इस बहस को सुनने के बाद उसका दिमाग उलझ गया था और अधीर गांगुली के जवाबों ने उसको सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने शो को धन्यवाद के साथ समाप्त करा। अगले दिन विपुल को उसके बॉस सोमेश ने अपने कैबिन में बुलाया और बोला, कांग्रेचुलेशंस विपुल, वेल डन। तुम्हारे शो को बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है और हमें एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका भी मिल रहा है। तुमसे अच्छा ये कोई नहीं कर सकता। हम हॉन्टेड जगहों को कवर करेंगे और लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। क्या कहते हो? विदेशों में तो ये बहुत ट्रेंड कर रहा है, हमारे यहाँ पर ये नई चीज़ है। गुप्ता लगातार बोले जा रहा था। जैसा आप कहे सर, विपुल ने सहमति देते हुए कहा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद विपुल ने अपनी टीम बनाई। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले कैमरे और उपकरण जो पैरानॉर्मल टीम उपयोग करती थी, उनका इंतजाम करा गया। विपुल ने अधीर गांगुली से संपर्क करके पैरानॉर्मल गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षण लिया और अगले 2 महीने उनकी टीम के साथ भी घूमा। इसके बाद अगले 4 महीने वो काफ़ी बिजी रहा। इन 4 महीनों में उसने ढूंढ कर भूतिया बंगलों को जाकर देखा और चर्चित भूतिया जगहों पर उसने अजीबोगरीब गतिविधियों को रिकॉर्ड भी करा। उसने रात को भी इन जगहों पर डेरा डाला, कैमरे लगाए, लेकिन उसको और उसकी टीम को बहुत निराशा हुई जब उनमें कोई भूत प्रेत आत्मा जैसा कोई एविडेंस नहीं मिला। उसकी टीम को कोई बड़ी कामयाबी अब तक नसीब नहीं हुई थी, लेकिन कई पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में वो ज़रूर सफल हुए थे। विपुल ने भारत में कोई जगह नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसका भूत प्रेतों और पैरलौकिक दुनिया को जानने की रुचि अब एक जुनून का रूप ले चुकी थी। अब वो रात दिन सोते जागते उसके दिमाग में और कुछ नहीं चलता था। एक दिन तो उसने सारी सीमा ही पार कर दी जब उसकी टीम के सदस्य रोहित ने उसको कब्रिस्तान में एक लाश के साथ लेटे हुए देखा। वो लाश के साथ बातें कर रहा था। रोहित ये सब देखकर उल्टे पैर वापस लौट आया। उसने टीम के लोगों को ये बात बताई। विपुल में आए इस परिवर्तन को देखकर सभी लोग हैरान थे। रोहित ने अपने बॉस को भी ये सब बताने का फैसला करा, लेकिन विपुल के इरादे कुछ और ही थे। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसका दावा था कि वो आत्माओं से बात कर सकता है और आत्माएं भी उसको इशारा देती हैं जिनकी भाषा को वो समझ सकता है। उसको अब तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां से वो ठोस सबूत रिकॉर्ड कर सके, और ये पैरलौकिक सोसाइटी को उसकी अमूल्य देन होगी। विपुल अपने कैबिन में बैठे हुए इसी सोच में डूबा हुआ था। क्या सच में आत्माएं होती हैं? उनको रिकॉर्ड करा जा सकता है? क्या वो दुनिया को इस बात का यकीन कभी दिला पाएगा? इस समय दुनिया विज्ञान के दम पर इतना आगे बढ़ गई है कि इंसान को सब कुछ करने की शक्ति देती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी शक्ति है जहां इंसान और उसका विज्ञान दोनों ही घुटने टेक देता है। वो है मौत और रूहों की दुनिया। सोचते हुए ही उसके शरीर में झुरझुरी सी आ गई। उसको बचपन की नदी वाली घटना याद आ गई। क्या वो किसी आत्मा का काम था? क्यों ना वहां जाकर पता करा जाए। क्या आदि से इस संबंध में बात करनी चाहिए? आखिरकार उसने आदि को फोन लगाया। आदि ने फोन उठाया। कैसे हो आदि? ठीक हूँ यार, तू सुना सब कैसा है? तेरा प्रोग्राम देखा टीवी पर, तू तो छा गया एकदम से। और क्या चल रहा है? आयतन ने प्रश्नों की बौछार कर दी। अरे कुछ नहीं, बस सब ठीक है, काम का दबाव है। हम ऐसी जगहों की खोज कर रहे हैं जहाँ भूत प्रेत रहते हैं, जिन्हें हॉन्टेड प्लेस भी कहते हैं। 2 महीनों से खाक छान रहा हूँ पर कुछ भी काम का नहीं मिल पा रहा। तुझे ऐसी कोई जगह मालूम है क्या? बता तू। क्या कभी तूने भूत देखा है? तू तो कहता था ना नदी में भूत होगा ही होगा, जिसने तुझे पानी में खींचा था। भूत तो नहीं देखा और ना ही देखने की इच्छा है, भगवान ही बचाए इनसे तो। आयतन ने विपुल की चुटकी लेते हुए कहा। वो भी हो जाएगी। तू बता, तुझे याद है गांव में वहाँ मना करती थी नदी की तरफ जाने से? गांव वाले भी डरते थे उधर जाने से। नदी वाली घटना के बाद हम लोग कभी भी वहाँ नहीं गए, है ना? सही बात क्या? मुझे जानना है। विपुल की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मैंने भी कहानी ही सुनी है। गांव वालों का कहना है कि नदी के पार एक अंग्रेज के ज़माने का मकान है।
उस घर में कई हादसे हो चुके हैं। हादसों की शुरुआत उस घर में उसके 18 महीने के बेटे थॉमस की मौत से हुई। जूनियर थॉमस अभी 18 महीने का ही हुआ था कि उसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ फीवर आ गया और उसकी मौत हो गई। उस परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा कहते हैं कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू करा था, उसी वर्ष एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी और उसकी आत्मा आज ही मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो यहीं पर काम करने वाला एक मजदूर था और अभी भी लोग इस घर के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। नदी वाली घटना के काफ़ी सालों बाद मेरे जोर देने पर उन्होंने एक कहानी बताई थी और किसी को भी बताने से मना करा था। विपुल की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने आदित्य को बोला, आदित्य, तू मुझे घर बता सकता कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं, ये संभव नहीं है। वो नदी के दूसरी तरफ है, जहाँ पर घना जंगल है और उस घर के आसपास दिन में भी जाना खतरनाक है। तूने मेरी जान बचाई थी, याद है? मैं तेरी जान खतरे में नहीं डालूंगा और तू भी ये वाला काम छोड़ दे भाई। आदित्य ने याचना ही कर डाली। विपुल को अपनी योजना इस तरह असफल होने से कोफ्त हो रहा था। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने पासा फेंका, आदि मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे लिए इतना नहीं करेगा? हम लोग वहां जाएंगे और कैमरे लगाएंगे और उसमें जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसको देखेंगे, बस इतना ही। उस घर में रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है और इस तरह के कई भूतिया घरों में हमारी टीम और मैं पिछले 2 महीने से घूम रहे हैं। ये सब गांव वालों की फैलाई हुई अफवाहें होती हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता। जब तक हम देख ना लें, मैं मान ही नहीं सकता कि भूत वूत कुछ होता भी है। लेकिन आदि ने विरोध किया, लेकिन विपुल टस से मस ना हुआ। थक हार कर आदित्य ने हाँ तो कर दी, लेकिन उसने शर्त रख दी कि रात में किसी को वहां नहीं जाने देगा और खासकर माँ और विपुल के घर वालों को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगले दिन विपुल की टीम जंगल में आदित्य के बताए हुए स्थान पर जाने के लिए कार से निकल गई थी। अभी वो जंगल में प्रवेश कर ही रहे थे कि वो अजीब वाकया हुआ जिसको सिर्फ विपुल ही समझ सकता था। रास्ते में जंगल में पहाड़ियों में विपुल को कुछ ऐसा नजर आया जो कि किसी भी तरह की वैज्ञानिक व्याख्या से बाहर था। अचानक उनकी कार पर 2-3 बार तेजी से नॉक हुआ और उसी के बाद उनकी कार अचानक से हिल गई। कुछ समय के बाद जल्दी उनकी कार के शीशे पर 2 बार तेजी से नॉक की आवाज फिर से सुनाई दी, जबकि वहां पर कोई भी नहीं था। तभी कार अचानक से इतनी तेजी से हिली जैसे कार ना हो, कोई टिन का डिब्बा हो। विपुल ने गाड़ी रुकवाई और सबको बाहर आने के लिए कहा। रोहित और विपुल ने अपनी डिवाइसेस को जल्दी से ऑन करा जो आत्माओं के होने का संकेत देती हैं। मशीनें लगातार डिस्प्ले बोर्ड पर ब्लिंक हो रही थी। थोड़ी देर तक वो डरावनी आवाजें आती रहीं और कुछ मिनटों के बाद सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। रोहित ने विपुल को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। विपुल ने समझाया, उनके पास हमारी तरह शरीर नहीं है, वे माइंड से काम करती हैं और हम माइंड और बॉडी दोनों से। वो हर जगह हैं, लेकिन आपको बगैर किसी कारण के वो नुकसान नहीं पहुंचाती। ये किसी को डराना नहीं चाहती, बल्कि बस बताना चाहती हैं कि उनका अस्तित्व है, वो यहीं पर है हमारे बीच। रोहित ने सहमति में सिर हिलाया। विपुल ने कहा, विज्ञान भी यही कहता है कि हम जो सोचते हैं, चाहते हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसीलिए लोग अक्सर कहते सुने जाते हैं कि ईश्वर हर पल हमारे साथ है। इसका अर्थ है कि आप उस सकारात्मक ऊर्जा को हर पल अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वो हमें कुछ संकेत दे रही हैं और संकेत का मतलब ये है कि वो हमारे आने से खुश नहीं हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। इस जंगल में ज़रूर कुछ पैरालौकिक है। चलो जल्दी चलो यहाँ से। विपुल ने सबको गाड़ी में बैठने के लिए कहा और वो जल्दी से आदित्य के बताए हुए स्थान पर पहुंचना चाहता था। 30 मिनट के सफ़र के बाद वो सभी वहां पर पहुंच रहे थे। रोहित ने सबको खाने के पैकेट दे दिए। उधर विपुल गहरी सोच में डूबा हुआ था और रास्ते में घटी घटना का विश्लेषण कर रहा था। विपुल को आदित्य का इंतजार था। उसने कहा था कि वो समय पर पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक वो यहाँ पर आया ही नहीं था। विपुल चाहकर भी उसको फ़ोन नहीं कर सकता था क्योंकि जंगल में मोबाइल नेटवर्क था ही नहीं। विपुल ने रोहित को बुलाया और कुछ निर्देश दिए। वो नहीं चाहता था कि समय खराब हो। रोहित अपने साथी के साथ काम पर लग गया।
दोपहर का समय था, लेकिन उस घने जंगल में विपुल को सन्नाटा काटने को दौड़ रहा था। वो जल्दी से जल्दी उस हॉन्टेड हाउस को देखना चाहता था, लेकिन आदित्य के बिना जाना संभव नहीं था। तभी गाड़ी की तेज आवाज ने उसका ध्यान भंग कर दिया और ये आदित्य था। उसको देखकर विपुल के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। कब से तेरा इंतजार कर रहा था यार, उसने आदित्य को गले लगाते हुए बोला। इतनी देर कैसी हो गई? विपुल ने आदि से शिकायती लहजे में पूछा। तुझे तो मालूम है माँ कितने सवाल करती है, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़वा कर आया हूँ। ठीक है चल, अब वो भूतिया कर दिखा। विपुल की आवाज़ में बेचैनी थी। उधर गाड़ी नहीं जा सकती, आगे घना जंगल भी है, पैदल जाना पड़ेगा, गाड़ी यहीं छोड़नी होगी। विपुल ने रोहित को बुलाया और उससे कहा कि वो सब तैयार हो जाएं और ज़रूरी सामान को साथ में रख लें। तभी विपुल की नज़र आदित्य की गाड़ी से सामान निकालकर लाते हुए शख्स पर पड़ी। देखने से ही वो ग्रामीण मालूम पड़ता था। वो लगातार विपुल की ओर देखते हुए अजीब तरह से कर रहा था। विपुल ने आदित्य से पूछा, ये तुम्हारे साथ कौन है? विपुल, ये इसी जगह का रहने वाला है, ये हम लोगों को वहाँ पर ले जाने में मदद करेगा। इसके पास बहुत सी जानकारी है। ये बता रहा था कि इसने टीवी पर तुमको भी देखा है, आदित्य ने बताया। विपुल को उसके घूर कर देखने का कारण अब समझ में आया। चलो ठीक है, रास्ते में बताते चलो जो भी तुम जानते हो। और हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जी साहब, मेरा नाम हीरक सिंह है। इधर से आइए साहब जी। हीरक सिंह सबका मार्गदर्शन करता हुआ बोला। विपुल, आदित्य, रोहित और उनका साथी बिल्कुल हीरक सिंह के पीछे पीछे चल रहे थे। हीरक सिंह, इस जगह के बारे में कुछ बताओ, क्या जानते हो? विपुल जैसे सब कुछ इसी समय ही जानना चाहता था। साहब जी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस गांव का पहले नाम कुलारा था। पहले इस जगह गांव हुआ करता था। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। अब यहाँ पर बस खंडर ही रह गए हैं। हमारे दादा परदादा बताते हैं इसके पीछे बरसों पुरानी कोई कहानी है। अच्छा, क्या कहानी है? ये गांव पिछले 100-150 सालों से वीरान पड़ा है। कुलारा गांव ब्राह्मणों से भरा हुआ था। यहाँ पर जितने लोग रहते थे सभी लोग भगवान की अच्छे से पूजा करते थे। पर यहाँ पर एक ही समस्या थी। हर रात यहाँ पर कुछ डाकुओं का समूह आता था और हमला करता था और कई गांव वालों को लूट ले जाता था। एक बार जब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई और गांव वालों के बेटी बहुओं का भी इसके द्वारा हनन होने लगा, तो गांव वाले एक रात इस गांव को खाली करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए। जाते समय बुजुर्गों ने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर कोई बस नहीं पाएगा। तब से यह जगह वीरान पड़ी है। कहते हैं ये गांव रूहानी ताकतों के कब्जों में है। कभी हंसता खेलता ये गांव आज खंडर बन चुका है। अभी भी यहाँ पर कई लोग आते हैं, पर बस घूमने वाले। विपुल ने सहमति में सर हिलाया। वो कैसे बताता कि उसको ये जानकारी पहले से मालूम थी। सभी घने जंगल से चलते हुए अब उन खंडरों वाले गांव में पहुंच गए थे। बस हम पहुंचने वाले हैं, पर रात में वहां जाना खतरनाक है। साहब जी, आप लोग भी ये जगह देखकर जल्दी से वापस चले आना, उसने लगभग चेतावनी देते हुए कहा। और मैं भी अब चलता हूँ, उसने आदित्य की आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने पहले ही कहा था मैं गांव के अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा काम खत्म। आदित्य ने उसके मनोभाव को समझते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ पैसे निकालकर उसकी ओर बढ़ाए। हीरक सिंह सबको नमस्ते करके उन लोगों को छोड़कर वापस चला गया। विपुल ने उसको रुकने दिया। तभी उसकी नज़र खंडरों के बीच ऊंचाई पर बने हुए खंडरनुमा मकान की ओर गई, जो पहली नज़र में ही डरावना होने का एहसास दिला रहा था। वो रही अपनी मंजिल, विपुल ने खुशी से सबको इशारा करते हुए बताया। आदित्य ने पहले उस मकान की ओर देखा, जिसको देखकर एक ही बार में शरीर में सिरहन दौड़ गई। फिर उसने विपुल की ओर देखा। विपुल की आंखों में अजीब सी चमक थी, वैसे ही खुशी जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिलने पर होती है। तुझे डर नहीं लग रहा क्या? यहाँ दूर दूर तक हमारे अलावा कोई भी नहीं है, आदित्य ने विपुल की आंखों में देखते हुए कहा। चिंता मत कर भाई, कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुम ही नहीं, सभी लोग सिर्फ वैज्ञानिक आधार को ही मानते हैं और स्वीकारते हैं।
पर सच है झूठ, अंधविश्वास या विश्वास से परे इस विषय पर आज तक किसी ने रोशनी नहीं डाली। आदित्य गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। विपुल ने आगे कहा, आदित्य मैं ना इस विषय पर रोशनी डालना चाहता हूँ, बल्कि वैज्ञानिक आधार पर उसकी पुष्टि करना चाहता हूँ। ये सारी कवायद उसी के लिए है। भूत प्रेतों की अपनी दुनिया है, उनसे जुड़ी हमारी अलग मान्यताएं हैं, उनसे जुड़े हमारे कई सवाल भी होते हैं। आदि, क्या तुम जानना नहीं चाहते? जैसे मरने के बाद क्या होता है? क्या आत्माओं से बात कर सकते हैं? आत्माएं क्या हैं? कैसे बोलती हैं? और भी बहुत कुछ। ऐसी कई बातों के जवाब अभी जानना बाकी है मेरे दोस्त। आदित्य ने सहमति में सर हिलाया, और वो कर भी क्या सकता था। उसने विपुल को गौर से देखा। वो उसको कहीं से ही पागल या सनकी नहीं लगा, जैसे दूसरे लोग उसके बारे में कह रहे थे। सब लोग तैयार हो जाओ, हम उस भूतिया घर में जाएंगे। अभी वो इतना बोलकर रुका ही था कि उसको वहां कुछ आवाजें सुनाई दी। विपुल को और आदित्य को भी लगा उनके साथ कोई और भी है यहाँ पर, जिसके चलने की आहट उन्हें सुनाई दे रही है। रोहित, भानु, विपुल ने पीछे मुड़कर कहा, मशीनें तैयार करो, पहले हम यहाँ बाहर ही अपना काम शुरू करेंगे। यहाँ मुझे कुछ महसूस हो रहा है। रोहित ने सहमति में सर हिलाया और बैग खोलकर अपने काम में लग गया। उसके साथ उसका साथी भानु भी उसकी मदद करने लगा। दोनों ने कुछ उपकरण निकालकर वही मकान के बाहर ही अपना काम शुरू कर दिया। आदित्य हैरत से उन दोनों को देखता रहा। फिर उसने रोहित से पूछा, ये मशीन क्या है? क्या होता है इनसे? रोहित ने उनको ऐसे देखा जैसे किसी छोटे बच्चे ने शिक्षक से सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया हो। उसने बताया, इन सब की मदद से हम भूतिया जगहों की आर्द्रता और नमी का पता लगाकर वहाँ हो रही पैरालौकिक गतिविधियों को कैमरे और ऑडियो में कैद कर लेते हैं। उसने एक उपकरण उठाया और समझाया, यह है डिजिटल रिकॉर्डर। इसे ऐसी जगहों पर रहस्यमयी आवाज़ें सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस डिजिटल रिकॉर्डर की आवाज़ से आत्माओं को फॉलो भी कर सकते हैं, मतलब उनकी दिशा का पता लगा सकते हैं। और ये है मोशन डिटेक्टर। साधारण आंखों से ना देखे जा सकने वाली आकृतियों को देखने के लिए मोशन डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस उपकरण से ऐसी शक्तियों का आसानी से पता चल जाता है। आदित्य और विपुल दोनों रोहित को ही देखे जा रहे थे। फिर विपुल ने बीच में घुसते हुए एक डिवाइस को उठाया और उसके बारे में बताने लगा। ये डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और आत्माओं की एक्टिविटी का पता करती है। पैरालौकिक शक्तियों में मैग्नेटिक फील्ड को बदलने की ताकत होती है और मैग्नेटिक फील्ड के बदलते ही ईएमएफ मीटर इसे ट्रैक कर लेता है। अच्छा, और ये रेडियो क्यों लाए हो? रेडियो जैसी चीज़ को आदित्य ने उठाकर पूछा। ओ, ये घोस्ट बॉक्स है, एक तरह का पोर्टेबल रेडियो जिसमें एफएम और एमएम बैंड भी कनेक्ट होता है। माना जाता है कि कई रहस्यमय ताकतें ऑडियो संकेतों की मदद से अपना संदेश देती हैं। कहकर वो इशारे से रोहित को जगह बताने लगा जहां उनका इस्तेमाल करना है। आदित्य जैसे सब समझ गया हो और वो एक जगह बैठकर सुस्ताने लगा और साथ में उनकी गतिविधियों को देखने लगा। अचानक वो आहट फिर से सुनाई दी, इस बार बहुत स्पष्ट रूप से और चारों को एक साथ। आदित्य एकदम से उठकर बैठ गया और एकदम से उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला सूख गया हो। आहट फिर सुनाई दी, यहाँ कोई है? आदित्य चिल्लाया। हाँ आदि, मैं भी सुन सकता हूँ, शांत रहो, कोई आसपास चल रहा है विपुल। आदि घबराए स्वर में बोला, जबकि रोहित और विपुल उपकरणों में उन हलचलों को देखने में व्यस्त थे। भानु, तुम आदि का ध्यान रखो। आदि, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, चले जाओ यहाँ से और अब थोड़ी देर शांत रहो, हमको अपना काम करने दो। आदि को भानु ने वहीं एक सुरक्षित जगह ढूंढकर बैठने के लिए बोल दिया। आदि उन सबको फिर से देखने लगा कि आखिर ये कर क्या रहे हैं, कहीं उनसे यहाँ आकर गलती तो नहीं हो गई। उसने महसूस करा कि किसी के चलने की आवाज़ आना बंद हो गई थी। तभी विपुल ने उन सबको बोला, यहाँ एक नहीं अनेक आत्माएं हैं जो हमारे आसपास चल रही हैं। मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। ये जगह शायद पहले कभी कोई बाजार होगा। बाजार जैसी चहल पहल मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। ये सुनकर आदित्य फिर से घबरा गया। भानु ने उसको पानी की बोतल निकाल कर उसे पीने को दिया और उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर उसे शांत रहने को कहा। आदित्य ने विपुल की ओर देखकर कहा, यहाँ खतरा है? मेरी बात मान लो,
यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं, अभी पता नहीं रात तक क्या क्या हो जाएगा। जितना तुम लोगों को चाहिए वो तो मिल गया ना, अब यहाँ रुककर किसका इंतज़ार कर रहे हो? विपुल ने आदित्य को समझाते हुए कहा। आज जो यहाँ महसूस हुआ है, मैं पिछले 6 महीनों से इसका वेट कर रहा था। अभी नहीं तो कभी नहीं। आदि सिर्फ एक रात की बात है भाई मेरे, एक बार फिर से सोच कर देखो। क्या ऐसा कभी नहीं देखा तुमने? हमारे पास सब एविडेंस है, सबूत है। ये आत्माएं कुछ कहना चाहती हैं, समझने की कोशिश करो। रात भर की बात है बस। आदित्य उसको ऐसे देखने लगा जैसे विपुल कोई भूत हो। वो देख सकता था कि विपुल में बहुत परिवर्तन आ गया था। इतना जिद्दी विपुल उसने कभी नहीं देखा था। उसने आंखें बंद करी और अपनी सांसों पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगा। किसी तरह सुबह हो और यहाँ से निकलकर घर जाऊं, वो बस यही सोच रहा था। और बेचारा कर भी क्या सकता था। रोहित ने सबको खाने का सामान दिया और आदित्य की ओर देखा, जो बुरी तरह डर गया था। उसने खाने से इनकार कर दिया। विपुल ने उसको जबरदस्ती खिलाया। रोहित और विपुल आदित्य से थोड़ी दूर जाकर आपस में बात करने लगे। सर आज तो यहाँ काफ़ी काम हो गया, क्या लगता है आपको? रोहित, ये जगह पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए बेस्ट है। तुम्हें पता है जो तुमने रिकॉर्ड करा है वो क्या है? विपुल जोश से बोला। कुछ अंदाज़ा है जो उस मशीन से पता चल रहा है। रोहित ने अपना अनुभव विपुल से साझा किया। यहाँ एक से ज़्यादा आत्माएं हैं और इनको हमारा साथ पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। और ये जो आर्ट सुन रहे थे चलने की, ये शायद उन लोगों की आत्माएं हैं जो यहाँ के निवासी हैं और इस जगह पर घूम रहे हैं। ये जगह पहले शायद एक बाज़ार थी। रोहित जैसे सब समझ गया हो। मुझे तो अभी भी लग रहा है जैसे कई लोग आसपास हो। काम जारी रखो। हाँ सर, लेकिन आदित्य क्या करें? वो बहुत डर गए हैं, उनको कुछ हो ना जाए। मैं देखता हूँ। उसको भूतिया घर में ले जाना ठीक नहीं होगा। विपुल आदित्य के पास जाकर उसे बोलता है, तुम बस थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार कर लेना, हम अंदर जाकर अभी आते हैं। आदित्य कोई जवाब नहीं देता और ये सभी लोग अपने अपने यंत्र लेकर अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, विपुल को बहुत तेज तेज किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगती है। रोहित, भानु, वो चिल्लाता है पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। तब बस विपुल को ऊपर की सीढ़ियों के पास कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसकी परछाई काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बस उसके दिल की धड़कन मानो वहीं पर रुक जाती है और एक झटके के साथ वो अब बेहोश हो जाता है। विपुल को होश आ गया था, पर बाहर का मौसम देखकर ऐसा लग रहा था कि रात हो रही थी। वो उठकर अंदर जाने की बजाय बाहर की तरफ आता है। उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदित्य को ढूंढने जाता है पर वो भी वहाँ पर नहीं था। वो और आगे जाने लगता है और रोहित और भानु को ढूंढने लगता है, पर उसे रोहित और भानु में से कोई नहीं दिखता। अब वो गाड़ी की तरफ जाने की सोचता है। जब वो वहाँ जाता है तो पाता है कि वहाँ पर आदित्य की गाड़ी भी नहीं है। वो सोचता है कि वो सब वहाँ से चले गए हैं। तब उसे एकदम से अपने फ़ोन का ख्याल आता है और जब वो अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो पाता है कि उसे बेहोश हुए पूरा एक दिन बीत चुका था। वो एक रात और एक दिन के बाद उठा था आज सुबह सुबह 5:30 बजे। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि अंधेरा होने वाला है। उसे अब सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। वो अपनी गाड़ी निकालता है और वापस शहर की तरफ जाने लगता है। तब उसे रास्ते में एक जगह पर पुलिस स्टेशन मिलता है, तो वो वहीं चले जाता है और रोहित, भानु और आदित्य को ढूंढने के लिए कहता है। तब पुलिस वाले बताते हैं कि आदित्य नाम का ये शख्स जिसकी बात वो कर रहे हैं, उसका परसों सुबह ही एक रोड एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी डेथ हो गई थी। विपुल को इस बात पर यकीन नहीं होता। तब पुलिस वाले उसे उसका एक फ़ोटो दिखाते हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रही बात भानु और रोहित की, तो विपुल उन्हें अपनी मदद से उसी जगह पर ले आता है जहां वो गए थे। वहां की छानबीन के बाद रोहित और भानु वहीं पर बेहोश मिलते हैं, जिन्हें बाद में हॉस्पिटलाइज करा जाता है। रोहित परमानेंटली कोमा में चला जाता है और भानु उसके बोलने की शक्ति चली जाती है। इस घटना में बस अकेला विपुल ही ऐसा बचा था जिसको कोई भी ऐसी हानि नहीं हुई थी और वो जिंदा भी था। बाकी सभी लोग मारे जा चुके थे।
विपुल को उस घटना का एक बहुत बड़ा ट्रॉमा मिलता है और अपनी पूरी जिंदगी अब वो इसी के साथ जीता है। चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? बता सकता तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है ये उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पूस की रात में जलते हुए अलाव के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाए। वो तो सलाव का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रहा था। साथ में जलते हुए अलाव से आती जलती हुई लकड़ियों के चढ़ाने की आवाज हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और ये रात कैसे भी कट जाए इसीलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत कर रहे थे। हम रात में इतनी ठंड में वहां क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पे हम थे वो जगह थी बेंगलुरु मैसूर हाईवे। बिल्कुल सुनसान अनजान सा हाईवे जिसके साथ मुख्य सड़क से बिल्कुल सटी हुई, लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाजाही शून्य थी। फिर हम वहां कैसे पहुंचे? हुआ यूं कि मैं और मेरे दोस्त हरीश और गुलमोहर, जिसे हम प्यार से गुल्लू कहते हैं, बेंगलोर में एक शादी से अपने घर मैसूर वापस लौट रहे थे। अभी बेंगलोर शहर छोड़कर हाईवे पर लगभग 20 से 30 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार गुल्लू, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चला ना, साइडिंग खराब कर दी। गुल्लू बोला, ले तू चला ले, आजा। फिर मैंने कहा, अब नाराज क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लग रहा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आकर टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी, गुल्लू ने कहा। हम तीनों ने गाड़ी से उतरे और देखा कि इंजन गर्म हो गया था और बोनट से धुआं बाहर आ रहा था। हरीश ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और गुल्लू बोनट खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे, तभी हरीश ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो, ठंडा करो गाड़ी को। हरीश की आवाज बैठी हुई और भारी सी लग रही थी। ये उसकी बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर उसे खिला दिया था। तब से उसकी आवाज बैठी हुई भर्राई सी हो गई। कोई पहली बार सुने तो डर ही जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज सुनने की, फिर भी उस दिन उसकी आवाज सुनकर गुल्लू कुछ कांप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और उसके बाद गाड़ी में बैठ गए। गुल्लू ने चाबी मुझे पकड़ा दी ये बोलकर कि अब खुद चला, इसको वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए और उसी पल मेरी नजर पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओए गुल्लू, पेट्रोल खत्म होने वाला है, इतने से पेट्रोल में मैसूर कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे यार, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर अंधेरा बहुत था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था और पूस की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने गुल्लू से पूछा, कौन सा रास्ता लेना है? वो देख, उस पर लिखा है मैसूर बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब उसी से जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं, हरीश ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा वहां से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। गुल्लू हंसने लगा और बोला, अरे नहीं भाई, कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, डरता क्यों है? हरीश है ना अपने साथ, इसकी आवाज से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी बाईपास की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10 से 20 किलोमीटर ही हम चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई और गुल्लू बोला, अब क्या हुआ? चलना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है? पेट्रोल खत्म। ये हरीश के काम ऐसे ही होते हैं, इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर गाड़ी लाना है, ऐसे ही ले आया होगा। हरीश अपनी बैठी हुई सी भर्राई आवाज में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसे ही ले आया। अब नीचे उतरो और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब उनमें से बारी बारी एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसा चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ है और वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है और वहीं से बगल से एक संकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से बमुश्किल एक बार में एक गाड़ी निकल सकती है। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं
नीचे लटकी हुई किसी के होने का एहसास करा रही थी और डर से तो हम तीनों के ही होश उड़ रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। यूं लग रहा था कि वो पेड़ हमें ही देख रहा है और हमारी ओर ही बढ़ा चला जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ गए और हमारे दिमाग में ये बात भी चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है, सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। सहसा ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ में आ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया होगा, इसीलिए इसको कोई काट नहीं पाया और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरे से बांध दिया और भगवान की तस्वीर रख दी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूरता रह गया और कुछ बिगाड़ नहीं पाया। पेड़ के तने पर कुछ अक्षर भी उभरे हुए थे। शायद वहां की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो कि कम से कम हमारी समझ से तो बाहर था, लेकिन अक्षरों की वो आकृति मेरे दिमाग में बैठ गई थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पूस की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियां बनी हुई थी और एक बात, काफी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफी दूर आ गए थे। लगभग 4-5 किलोमीटर धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम कर लेते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी और पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपाहट नहीं रुक रही थी। तभी हरीश बोला, चलो बाहर चलकर अलाव जगा लेते हैं, ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफी हो गई थी और लगभग 12 से 1 के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले और सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा करी और अलाव जलाया। गुल्लू ने अपनी लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम लोग आग सेकने लगे। इसके बाद हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वही थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी और उसका दरवाजा भी अब जर्जर हो गया था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने गुल्लू को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। गुल्लू वहां की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना ब। अरे छोड़ो ना यार, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, गुल्लू बोला। और उसके बाद हमारा पूरा ध्यान अलाव पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी और ठंड का एहसास खत्म हो गया था। हमने जलाने के लिए काफी लकड़ियां जोड़ ली थी और हम लोग बात कर रहे थे और अलाव भी तेज थी। तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी और मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल, चुड़ैल क्या होती है? तुम में से कोई बता सकता है क्या होती है? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्ने रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हो। फिर हरीश बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ, उसके बारे में बात करने से क्या वो प्रकट हो जाएगी यहाँ पे? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। हरीश बोला, सुनो मैं बताता हूँ चुड़ैल के बारे में, मैंने बहुत सुना है। और फिर भर्राती हुई डरावनी सी आवाज में चुड़ैल के किस्से सुनाने लगा। तभी गुल्लू बोला, अच्छा पहले ये बता कि चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? हरीश ने बताया, देखो चुड़ैल कहीं पैदा नहीं होती, वो तो मरने के बाद बनती है। मैंने पूछा कैसे? हरीश बोला, कहा यह जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली की 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अननेचुरल मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं और उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे बिखरे हुए थे, थोड़ी नुकीली और लंबी सी, चेहरे पर छाई हुई झुर्रियां। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी, ये किसी की भी आवाज निकालकर तुम्हें बहला सकते हैं। ऐसा सुना है कि रात पर ये दरवाजे पर दस्तक भी देती हैं और तुम्हारे किसी चहेते की आवाज इस तरह निकालकर पुकारती हैं जैसे वो किसी मुसीबत में हो
और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती हैं और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती हैं। इतने में गुल्लू बोला, डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने वश में करती है, तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज है? हरीश बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो जैसा मैंने बताया मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है और इसीलिए तुमने सुना भी होगा कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया गया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने के बाद तुमने नहीं सुनी होगी क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी हुई है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। मैंने सुना कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को उसके अलग करके बरगद के पेड़ के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और वो सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर हरीश ने अपनी बात आगे बढ़ाई और उसने बताया, उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-125 साल पुराना किस्सा होगा। नालेबा का। दादी माँ ऐसे बताती थी, तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? गुल्लू बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कलाना। अच्छा, कहकर मैंने बोला, सुनाओ फिर। गुल्लू बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कलाना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले ना, जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कलाना? हरीश बोला, अरे नहीं यार, उल्टे वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उसकी उलट है एकदम। उलट? वो कैसे? हरीश बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। एक गांव की कहानी है जो कि बेंगलोर के पास का ही था। बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था और उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो कि गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था, उससे कुछ दूरी पर सड़क के किनारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और उनसे दूरी पर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, इतने सारे कब्रिस्तान क्यों, और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी परंपरा थी जिसमें मरने वाले की आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालेबा, मतलब कल आना। गुल्लू बोला, ऐसा क्यों भाई, एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते हैं? हरीश बोला, क्योंकि मुर्दे को 2 हिस्सों में रखा जाता था, एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था, और जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भावस्था में अननेचुरल मौत मरेगी वो चुड़ैल बनेगी, और ये मैंने बताया भी था अभी। बस इसीलिए इनको खाने की व्यवस्था वही कर दी थी ताकि चुड़ैल वहां से बाहर ना आए, और यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल इसको मार डालेगी। इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना, और क्या चुड़ैल नहीं खाती थी उनको? गुल्लू ने उत्सुकता से पूछा। एक साथ इतने प्रश्न, सबका बताता हूँ जवाब। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ भेड़ बकरियां बांध कर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आता था। क्यों, दिन में नहीं आती थी वो? हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती और इसीलिए वो रात में बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई, ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा ना, फिर क्या जरूरत आ पड़ी? गुल्लू ने पूछा। इस पर हरीश का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही गांव है, बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहां रुके ना, इसलिए लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण है? मैंने उत्सुकता से पूछा। हरीश ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी और गांव में प्रवेश नहीं कर सकेगी। ये गांव वालों का मानना था। अच्छा, ये जो चुड़ैल होती है वो किसी भी स्त्री या पुरुष का रूप ले लेती है, और कितनी देर तक ऐसा कर सकती है?
गुल्लू ने हरीश को बीच में रोकते हुए पूछा। हरीश कुछ कहता, मैं तपाक से बोला, ये तो मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं ना कहीं पर। बहुत ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने हरीश को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य लोगों के लिए था, जो चुड़ैल नहीं होते थे उनको वहां दफनाया जाता था, हरीश बोला। गुल्लू ने कहा, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? हरीश बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपनी भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसको अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देती थी और खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती थी। जब तक वो मिल नहीं जाता कुछ खाती पीती ही नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी और शाम को अपने भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल जाया करती थी। बेचारी घर में भी अकेली थी, सारा काम खुद करती और फिर उसके घर वाले उसको तब भी ताना मारते थे, पर वो कुछ ना बोलती, बस चुपचाप सारा दिन काम में लगी रहती। वो काफी ज्यादा परेशान थी। भोली ही एकमात्र सहारा थी उसका। उसी से वो शाम के समय अपने सारे सुख दुख बतला देती थी। एक दिन वो जंगल से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वापस घर आ रही थी और शाम का समय था। सूरज छुप गया था और भोली भी उसके साथ थी। अचानक भोली उसके हाथों में से कूदकर भाग गई और वो भोली के पीछे दौड़ी। उसने देखा भोली कब्रिस्तान में चली गई है। स्त्री घबरा गई और वो कब्रिस्तान के बाहर ही रुक गई। उसकी नजर नाले पर पड़ी, इसलिए वो अंदर जाने से डर रही थी। उसने बाहर से ही आवाज लगाई, भोली आ जाओ बाहर। वो बार बार 3-4 बार चिल्लाई, पर वो बाहर नहीं आई। अब वो स्त्री डरी सहमी सी धीरे धीरे कब्रिस्तान में प्रवेश कर गई। अंदर का दृश्य उसके लिए काफी भयानक था। चारों तरफ जानवरों की हड्डियां और कंकाल पड़े हुए थे। वो थोड़ा और आगे बढ़ी और धीरे धीरे अपने डर को खुद में समेटते हुए उसने कांपते होठों से आवाज लगाई, भोली। उसके बाद वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने काले वस्त्र पहने हुए थे। उसके बाल बिखरे हुए थे और चारों ओर उसके खून बह रहा था। वो वहां जमीन पर बैठी कुछ खा रही थी। उसके चबाने की आवाज वहीं गूंज रही थी। वो स्त्री उसको देखकर बहुत ज्यादा सहम गई थी और उसके शरीर से पसीना छूट रहा था और डर से थर थर कांपने लगी थी। फिर भी उसने डरते डरते आवाज दी, भोली। उसकी आवाज सुनते ही उस भयानक सी दिखने वाली औरत ने चबाते चबाते वहीं बैठे बैठे बिना धड़ घुमाए अपना पूरा सर पीछे की ओर घुमा दिया और अब वो स्त्री को वहीं बैठे बैठे अपनी खौफनाक आंखों से घूर रही थी और उसके हाथ में थी भोली, जिसकी गर्दन को वो चबा चबा कर खा रही थी। उस गर्भवती स्त्री ने जब ये मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो अपनी भोली को उससे छीनने के लिए उसकी तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उस भयानक सी खौफनाक चुड़ैल ने उस स्त्री को जोर से धक्का दिया और वो काफी दूर जमीन पे जा गिरी। उसके पेट में जो बच्चा था उसने तुरंत ही दम तोड़ दिया और जैसे ही उस स्त्री को उसका आभास हुआ उसने उसी जगह पर अपने प्राण त्याग दिए। और जब उस स्त्री के मृत शरीर में उस चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया। अब वो चुड़ैल शक्तिशाली हो गई थी क्योंकि अब वो कब्रिस्तान के बाहर जा सकती थी और गांव में भी, क्योंकि उसे अब एक पूरा शरीर मिल गया था चलने फिरने के लिए। धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक बढ़ता गया और उसने सभी कब्रिस्तान की चुड़ैलों को भी खुद में मिला लिया और उसकी शक्ति काफी ज्यादा बढ़ गई थी। गांव की स्थिति खराब होने लगी थी। आलम यह था, जो भी पुरुष अकेला सोता था वो अगली सुबह अपने बिस्तर से गायब मिलता था। कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई कि चुड़ैल रात में जाती और आवाज लगाती और जो भी पुरुष दरवाजा खोलता उसको साथ लेकर हवा में गायब हो जाती।
धीरे धीरे गांव में पुरुषों की संख्या कम होने लगी और फिर लोगों ने इसका उपाय ढूंढने की कोशिश करी और इसका उनको वही एक उपाय सूझा जो उन्होंने कब्रिस्तान के लिए सोचा था। और वो उपाय था कि सब ने अपने दरवाजे पर लाल स्याही से लिख दिया नालेबा, अर्थात कल आना। ऐसा करने से ये फायदा हुआ कि जब भी चुड़ैल किसी के घर आती और उसके घर के बाहर ही नालेबा लिखा हुआ होता तो वो वापस चली जाती और फिर अगले दिन आती और फिर वही नालेबा दिखा पाती तो वापस चली जाती। इस तरह ये क्रम चलता रहा और लोग अपने घर में सुरक्षित रहते रहे, परंतु ऐसा करने से उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगा और वो डरे सहमे से रहने लगे। घर से बाहर निकलना उनके लिए दूभर था। रात को उन्हें किसी भी कार्य के लिए बाहर जाना होता तो नहीं जा सकते थे। धीरे धीरे सभी लोगों ने उस गांव से पलायन शुरू कर दिया और वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। कहते हैं कि वो गांव अभी भी है और वो चुड़ैल भी अभी भी है। उस चुड़ैल का दायरा बहुत बढ़ गया है और वो आते जाते लोगों को परेशान करती है, उन्हें डराती है और पुरुषों को तो वो अपने साथ लेकर आज भी गायब हो जाती है। अब वो चुड़ैल सिर्फ कुछ कब्रिस्तान या गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उस गांव से लगी हुई मुख्य सड़क पर वो सुनसान रातों में भटकती है और अपने शिकार की तलाश में लोगों को उस कब्रिस्तान तक लेकर आती है और वो कोई भी रूप धारण कर सकती है, किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष का। जिस प्रकार संभव हो उसी रूप में वो लोगों को अपने पास लेकर आती है और उनका भक्षण करती है। ऐसा करने से उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है और अब वो सिर्फ जानवर और भेड़ बकरियों को नहीं खाती, बल्कि अब वो इंसानों को खाती है। कहते हैं कि वो गांव खंडर हो चुका है, पर उस कब्रिस्तान और चुड़ैल का साया अभी भी बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर मौजूद है। सरकार ने उस गांव से निकलने वाली सड़क का कायाकल्प किया, उसको नए सिरे से बनाया, फिर भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजरता है क्योंकि वहां पर चुड़ैल का साया है। चुड़ैल का साया पूरे हाईवे पर पाया जाता है, लेकिन उस गांव के नजदीक उसकी दहशत बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी उस शॉर्टकट रास्ते में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करता है। अचानक हमें ठंड का एहसास होने लगा। हमारा शरीर कांप रहा था और तभी मेरी नजर अलाव पर गई। मैंने देखा अलाव बुझने ही वाला था और फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि अलाव बुझने वाला है, चलो और लकड़ियां लाते हैं ताकि हम ठंड में आराम से बैठकर अलाव की तपिश ले सकें। हरीश ने कहा कि मुझे मालूम है लकड़ियां कहाँ मिलेंगी, मैं अभी आया। ये कहकर वो आगे की तरफ बढ़ गया और वही उस दीवार की ओर जहाँ कुछ धुंधला धुंधला सा लिखा हुआ था जिसे हम पढ़ नहीं पा रहे थे, उसके पीछे पीछे गुल्लू भी लकड़ी लेने गया और मैं भी उनके साथ हो लिया। हरीश थोड़ा तेज तेज चल रहा था और वो हमसे आगे था। मैं और गुल्लू हरीश के पीछे थे। वो दीवार के उस तरफ चला गया लकड़ियाँ लेने और तभी मेरी नज़र उस दीवार पर लिखे हुए पर पड़ी। मैंने गुल्लू को कहा, अब पढ़ो, अब हम इसके काफ़ी नज़दीक है, अब समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। गुल्लू ने थोड़ा ध्यान लगाया और जमी हुई धूल को हाथों से झाड़ा और उसको पढ़ने की कोशिश करी और उसको पढ़ते ही गुल्लू की जुबान जैसे हलक में अटक गई हो। ऐसा लगा कि वो कुछ बताना चाह रहा था पर बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है? इसमें वो घबराते हुए और अटकते अटकते बोला, नालेबा। मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वो पढ़ना तो नहीं आया था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि उन अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैं अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब हम गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडर वीरान गाँव मिला था वहां भी दरवाजों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृतियां बनी हुई थी। फिर मुझे ये समझने में जरा भी देर न लगी कि अब हम तीनों बुरी तरह फंस चुके हैं और उस चुड़ैल के साए में हम बुरी तरह फंस गए हैं। अब वो चुड़ैल अपने चंगुल से हमें बचकर नहीं जाने देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस गए हैं। और ये कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। शायद हरीश लकड़ियां ढूंढने आगे चला गया था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल वो डालता जा रहा था और हम पर चिल्ला रहा था, क्या यार तुम मुझे कहाँ अकेला छोड़कर चले गए थे?
मैंने तुमसे कहा था ना 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, और मैंने पीछे ही पेट्रोल पंप देख लिया था, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था और कहकर भी गया था कि 5 मिनट में आ जाऊंगा। फिर तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी का फोन भी नहीं लग रहा है, कब से पैदल चल रहा हूँ, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नजदीक आकर वहां कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया, इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है, उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया और बोला कि मुझे नहीं मरना वहां जाकर। ये कहकर उसने बाईपास के पास मुझे छोड़ दिया। मैं तब से तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर पैदल पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो बे, चलो गाड़ी में बैठो, चलना नहीं है क्या? हम स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज लगाता हुआ आया हमारी ओर, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ी ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियां लेकर हमारी ओर आ रहा था और हम उसे देखकर थर थर कांप रहे थे। हमारे सारे दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से अब पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इधर भी हरीश और उधर भी हरीश, कौन सही और कौन गलत? हम किस मायाजाल में फंस गए हैं? जैसे ही लकड़ियां लिए हुए हरीश हमारे नजदीक आया तो उसकी नजर हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियां जमीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में बदल गया। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल और आंखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियां और नुकीली ठुड्डी देखकर हमें जमीन में जरा भी देर न लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें इससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी और उससे बच पाना बहुत ही मुश्किल था। वो हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया और जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा में भागने लगे। और फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वो बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट कर उसके बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। ये कार्य बहुत ही कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते छुपाते कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहां हमने उस महिला की लाश को देखा जो अब लगभग गल चुकी थी और उसके कंकाल के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर एक छोटा सा कंकाल है, वो निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया और बच्चे को उठाते ही वो चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमले करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे और बचते बचाते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के नीचे पहुंचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत ही उस बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वो लगातार हमें परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए और गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते ही एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ हमारे चुड़ैलें मंडराने लगी थी और वो सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वो उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी और अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और इस कारण से सभी चुड़ैल उस औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल गई थी। अब हमें अपने लिए बच पाना मुश्किल लग रहा था। हम सबको काफी चोटें आ गई थी और खून भी बह रहा था। अब तो सिर्फ हम वहां से भागकर ही अपनी जान बचा सकते थे, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे और उन तीनों चुड़ैलों का भोजन बन जाए।
यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हें आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट करी और हम तीनों तुरंत उसमें बैठकर वहां से भाग निकले। चुड़ैल हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वो वहीं रुक गई और उसके बाद हम लोग सही सलामत अपने घर आ गए। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना है जिसके बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।